इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो बंगाल में आज से फिर ममता बनर्जी का राज शुरू होने वाला। आज तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। ये तस्वीर देखिए, मंच सज चुका है, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं ममता बनर्जी। खास बात यह है कि तीसरी बार में दूसरी बार होगा जब वो विधायक नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। पहली बार 2011 में हुआ था, लेकिन उस वक्त स्थिति अलग थी क्योंकि वो लोकसभा की सांसद थी और उन्होंने एक सांसद रहते हुए शपथ ली थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर विधायक का चुनाव लड़ा और वो जीती थी। लेकिन इस बार की तस्वीर कुछ अलग है। ममता बनर्जी नंदीग्राम का संग्राम हार चुकी हैं और ममता बनर्जी इस वक्त पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाली हैं पश्चिम बंगाल की। उनके साथ उनके भतीजे भी मौजूद हैं। इसके अलावा बंगाल में और भी कई हलचल है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, बेहद महत्वपूर्ण दिन है। ममता बनर्जी सबसे मजबूत नेता के तौर पर उभरी हैं। भारी जीत हासिल की है ममता बनर्जी ने। सबसे ताकतवर सीएम कह सकते हैं इस वक्त वो देश की हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार भारी जीत हासिल की है ममता बनर्जी ने। हालांकि वो अपना चुनाव नंदीग्राम से हार गईं, जहां शुवेंदु अधिकारी उनके सामने थे, लेकिन भारी जीत मिली है टीएमसी को और ममता बनर्जी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर। ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर विधायक चुने जाना होगा। संविधान का आर्टिकल 164(4) कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में मंत्री पद की शपथ ले सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आना होगा। और अगर राज्य में विधान परिषद है तो वो एमएलसी भी बन सकता है। तो ममता बनर्जी को 6 महीने के अंदर विधायक चुना जाना होगा। हालांकि उनकी राह बेहद आसान है क्योंकि वो एक बड़ी नेता के तौर पर उभरी हैं। हालांकि वो अपनी सीट हार गईं, लेकिन भारी बहुमत से जीत हासिल की है टीएमसी ने। अमित और मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है ममता बनर्जी के लिए और टीएमसी के लिए कह सकते हैं, लेकिन एक अजीब सी स्थिति है। ममता बनर्जी अपनी सीट हार गईं और टीएमसी ने सुपड़ा साफ कर दिया बाकी पार्टियों का। देखिए, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है क्योंकि जब एक तरफ ये कहते हैं कि ममता बनर्जी को बड़ी जीत मिली है, सबसे ताकतवर नेतृत्व के तौर पर वो सामने उभरी हैं, लेकिन वहीं ये सोचना भी पड़ता है कि आखिरकार अगर इतनी ही पॉपुलर थी, इतनी ही अगर उनकी ताकत थी, फिर वो नंदीग्राम क्यों हार गए। क्योंकि ये सवाल इसलिए पैदा करता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को एक बात समझ में आ चुकी है कि आगे की जो राजनीति होने जा रही है, यानी कि अब तक 10 साल जिन्होंने जिस तरह से सरकार चलाया, जिस तरह की राजनीति उन्होंने राज्य में की है, अब उसे बदलना पड़ेगा। नहीं तो आप ये सोचिए कि ममता बनर्जी जिस दिन जीतती हैं, 2 तारीख को रिजल्ट आता है, उसके बाद सीधा वो कालीघाट जाती है मंदिर में और कैमरे पर वो उसको दिखा रही है, शो कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनको एक बात समझ में आ चुकी है कि उनकी जो एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी, अब वो उन पर भारी पड़ सकता है। इसलिए अब उनको जो एक बहुत जो हमारे कह सकते हैं कि जो हिंदू समुदाय है, हिंदू समुदाय के लोगों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी को अब ऑप्शन तो उनके पास बहुत सारे हैं, चाहे वो भवानीपुर से चुनाव लड़े या फिर खोर्धा से लड़ सकती है, क्योंकि वहां पर जो उनके कैंडिडेट थी, भले ही वो जीत गई है, लेकिन उनको कोविड की वजह से उनकी मौत हो गई, तो उनके पास कई सारे ऑप्शन है क्योंकि उपचुनाव होने ही है, वहां से कहीं से भी चुनकर आ जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात इस बात रहेगी, अर्चना, आप देखिएगा कि ममता बनर्जी के लिए कि ममता बनर्जी ने आते ही कल जो उन्होंने मीटिंग की थी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ममता बनर्जी को अब लगता है कि क्योंकि अब वो नेशनल लीडर के तौर पर भी अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहती हैं और कहीं ना कहीं वो होगा, और ये होगा कि ममता बनर्जी हो सकता है कि नेशनल लीडर के तौर पर आगे आए। और जो उनके भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, भले ही वो सांसद है लेकिन वो डिफेक्टो उनको सीएम कहा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं राज्य में ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे और ममता बनर्जी जो नेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगी। ऐसे में अगर उनके ऊपर ये दाग लगता है कि भाई उनके राज्य में उनके रहते हुए अगर लोगों की मौत हो रही है, हिंसा हो रही है, तो वो नहीं चाहेंगी ममता बनर्जी। और यही वजह कि कल उन्होंने मीटिंग की थी और मीटिंग में साफ किया था कि उनके ऊपर जो दूसरा उनका जो ये तीसरी बार वो शपथ ग्रहण करने जा रही है, उस पर कोई दाग ना लगे।
ममता बनर्जी के लिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि वो जिन वादों को वो करके लौटी हैं, जिसमें जॉब्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पर भी चले जाए, जॉब्स को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न थे जितने भी वहां पर युवा थे। तो ममता बनर्जी को इंडस्ट्री लाना पड़ेगा, जॉब्स लाना सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के सामने होगी, जिस तरह से कोरोना फैल रहा है पश्चिम बंगाल में भी, उसको किस तरह से काबू किया जाए। मनीष, कल कुछ तस्वीरें हमने देखी थी जिसमें कोविड सेंटर के बाहर शव पड़े हुए थे और प्रशासन कहीं से कोई सुध नहीं ले रहा था। तो तमाम चुनौतियां हैं मुख्यमंत्री के सामने इस वक्त। हालांकि बंगाल में जो हिंसा है उसे लेकर वो कह रही हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उस मामले को देखेंगी, लेकिन सवाल यह है कि उसके पहले उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपनी चुनावी सभाओं में लगातार कहती रही थी कि एक बार हम जीत गए उसके बाद हम देखेंगे। देखिए, बिल्कुल नवन्नो जाकर वो मीटिंग मनीष, आपको इस वक्त रोकेंगे, तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रशांत किशोर बैठे हैं, अभिषेक बैनर्जी बैठे हैं, यहां पर ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। और प्रशांत किशोर जिन्होंने कहा था कि बीजेपी के 100 से कम सीटें आएंगी, अगर ज्यादा आई तो मैं ये काम छोड़ दूंगा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो इस काम को नहीं करना चाहते। हालांकि उनके किए दावे के अनुसार बीजेपी वाकई 3 दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है, सैकड़े का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, और इसको लेकर पहले ही दावा किया गया था प्रशांत किशोर की तरफ से। तस्वीर देखिए, तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से समारोह को बेहद सादा रखा गया है, बहुत कम लोगों को निमंत्रण दिया गया है और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। मनीष, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तस्वीर की आपने बात की थी वो सिलीगुड़ी की तस्वीर थी, वाकई में बहुत भयानक तस्वीर थी। और जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि सबसे पहले वो एक मीटिंग करेंगी और एक मीटिंग में तमाम जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसको देखते हुए प्रदेश में किस तरीके से सब कुछ सही हो, इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके के उनके बयान आए हैं उससे वो लगातार केंद्र पर हावी होती रही हैं। उन्होंने अपने तमाम सभाओं में भी पहले कहा था कि मैं जैसे तैसे करके किसी तरीके से ये तमाम वैक्सीन का जुगाड़ लगा रही हूँ, ये प्रदेश में केंद्र सरकार हमें सही तरीके से वैक्सीन नहीं दे रहा है, जो चीज़ें हमें ज़रूरत है वो केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है, भेदभाव हमेशा किया जाता रहा है हमेशा से, ये तमाम बातें वो कहती रही हैं। लेकिन अब उनके सामने चुनौतियाँ 2 हैं, पहला लॉ एंड ऑर्डर को सही करना और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो कोविड से जिस तरीके के हालात पूरे देश में बने, खासतौर पर बंगाल में भी बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है, उसको दुरुस्त करना। अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बेड फुल पड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट भी की थी, उन्होंने अपने एक जो सरकारी जो भवन बनाया था उसको पूरा एक 500 बेड से तैयार किया गया था, लेकिन उसको अभी तक के चालू नहीं किया गया है। तो ऐसे तमाम जरूरतें पड़ेंगी जिसको करना बहुत जरूरी है ममता बनर्जी के लिए। लेकिन ये देखने वाली बात है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो कितना इफेक्टिवली काम करती हैं और कितना जो दावे जो कर रही थी वो उन दावों पे खरा उतर पाएंगी भी कि या फिर बिल्कुल, क्योंकि तमाम उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री से, तीसरी बार सत्ता की कमान संभालने जा रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंतो भट्टाचार्य भी जुड़ गए हैं। जयंतो साहब, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, तस्वीर देखकर ममता बनर्जी को कैसा लग रहा होगा, क्योंकि उनकी पार्टी ने तो भारी जीत हासिल की, 292 में से 213, लेकिन अगर मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई तो कहीं ना कहीं मलाल तो होगा। जी बिल्कुल, यहाँ 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि जीत के भी हारी ममता बनर्जी, शायद हम ये कह सकते हैं, क्योंकि नंदीग्राम इनके लिए एक कह सकते हैं एक प्रेस्टीज फाइट था। जिस शुभेंदु को ममता बनर्जी ने अपना एक कह सकते हैं कि उनको काफी सारी जिम्मेदारी दी गई थी, करीब करीब 7 जिला देखने को उनको दिया गया था, सुपरवाइज करने के लिए, वहां तृणमूल कांग्रेस को और आगे लाने के लिए। वहां से वो चले गए भाजपा के साथ और न सिर्फ इतना ही, उन्होंने करीब 2000 वोट से कुछ कम में हरा भी दिया ममता बनर्जी को। पहला ये। दूसरा एक चीज जो हम बात कर रहे हैं भाजपा की, तो अगर आप देखें कि भाजपा अगर 2016 में उनके पास सिर्फ 3 सीटें थी विधानसभा में, आज के दिन में वो 70 से करीब 77 के आसपास हो गया है वो सीटें, और उभर के आई है जिसको कि हम कहते हैं द मेन ऑपोजिशन, और कोई है ही नहीं। मेन क्या ऑपोजिशन पार्टी वही है, एक इंडिपेंडेंट को गया है और एक छोटी वहां पर पार्टी है उनको एक सीट गई है। इसके अलावा जो है ये भाजपा ही उभर के आई है एज द ऑपोजिशन पार्टी। ये चीज बहुत मायने रखती है वहां पर, क्योंकि आज तक वहां पर ये 3 सीट से ज्यादा उनको कभी नहीं मिली थी। लेकिन हाँ, एक चीज और भी है इसके साथ साथ कि वोट परसेंटेज जो है उसमें कुछ 2% के लगभग की कमी आई है।
जी अर्चना जी, बिल्कुल। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनावी हिंसा अभी भी जारी है, चुनाव खत्म हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी का यह कहना कि मैं शपथ ग्रहण के बाद इस पर कोई कार्रवाई करूंगी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? साथ ही साथ क्या जो अभी जिम्मेदारियां ममता बनर्जी के सर पर हैं, खासतौर पर जिस तरह से वो खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर, यह बहुत जरूरी है कि उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्यों यह हिंसा अभी तक लगातार हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि अर्चना, सबसे जो जरूरी बात है कि मुख्यमंत्री के तौर पर ममता जी को सबसे पहले तो इसे स्वीकार करना चाहिए था। इसको भी जो झूठ बताने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस के पूरे तंत्र की तरफ से हो रही है, ये दिखाता है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। आज वो अभी शपथ ग्रहण ले रही हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, नई सरकार बन रही है बंगाल के लोगों के लिए, लगातार तीसरी बार एक ऐसी सरकार जो पूर्ण बहुमत की होगी। लेकिन इस जगह पर जाकर भी अगर इतना छोटा मन है, और मैं देख रहा था कि डेरेक ओब्रायन का एक ट्वीट में देख रहा था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इस वक्त आप तंज कैसे कर सकते हैं, इस वक्त आप ऐसे सरकास्टिक इमोजीज कैसे बना सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी की है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो पूरे राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम, कांग्रेस या किसी भी दल के नेता कार्यकर्ता की मुख्यमंत्री एक की नहीं है, या किसी की विरोधी नहीं। अभी भी ममता जी की जो भाषा रही वो लगातार पार्टी के नेता के तौर पर है, उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर बात करनी चाहिए। और देखिए, एक बात ये समझिए, वो कोई ऐसा नहीं कि विपक्ष में थी और अब सरकार में आ रही हैं, वो लगातार सरकार में बनी हुई है। और अगर उनके राज्य में इतनी हिंसा, इस तरह की लूटपाट, आगजनी होती है, तो सबसे पहले उसको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, इसीलिए सवाल उठ रहा है कि वो मुख्यमंत्री हैं, वो एक बार फिर से शपथ ग्रहण करने जा रही हैं, लेकिन उस बीच जो हिंसा हो रही है उस पे उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष नहीं पहुंचे हैं। दिलीप घोष को न्योता दिया गया था, इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था, लेकिन दिलीप घोष ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया है। तो ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया है। जयंतो जी, बीजेपी के इस बहिष्कार को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में ये एक प्रोटोकॉल होता है कि जब एक मुख्यमंत्री शपथ लेती है तो उसमें जो विपक्षी पार्टी होती है उसको मौजूद होना चाहिए, लेकिन दिलीप घोष ने आने से मना कर दिया है। जी बिल्कुल, अभी जैसे बात हो रही थी वहां हिंसा की, मुझे अभी पता नहीं है कि किस कारण से दिलीप घोष ने बहिष्कार किया है इस इवेंट का, लेकिन जो अभी तक जो चल रहा है वहां पर, और आपको पता है कि वहां पर भाजपा के अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं, ऑल इंडिया अध्यक्ष जो है, इसके खिलाफ वो आवाज उठाने के लिए। तो वहां पर मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ये बहिष्कार का एक कारण वो भी हो सकता है, उनके सामने जो है भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा में काम करने वालों की मौत हो रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले यह भी खबर आई है कि वहां से वो भागने के लिए वो असम की तरफ भी जा रहे हैं। तो वो कहने का मतलब यह है कि अपना वो राज्य छोड़कर वो दूसरे राज्य में कोशिश कर रहे हैं छिपने का और ये मारपीट से बचने का। तो एक ये कारण हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं है ये कोई राजनीतिक कारण है या जो अभी हिंसा वहां पर चल रहा है उसके लिए उन्होंने बहिष्कार किया है। हर्षवर्धन जी, आप किस तरह से देखते हैं? क्या 2021 में बीजेपी ने 2026 की तैयारी शुरू कर दी है, या ये एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना भी है, क्योंकि वो लगातार हिंसा का शिकार हो रहे हैं? बड़े नेता हैं जिन्हें सिक्योरिटी मिल जाती है, लेकिन जो हिंसा होती है, जो मारे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा सफर करते वो एक कार्यकर्ता होते हैं। नहीं, ये मुझे लगता है कि राजनीति का सबसे जरूरी प्रश्न यही होता है कि क्या जब आपका कार्यकर्ता मुसीबत में है, मुश्किल में है, तो क्या उस वक्त नेता खड़ा मिलता है? क्या अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे हैं, लेकिन उसके पहले की कुछ स्थितियां वो जरूर देश को जाननी समझनी चाहिए। अगर वहां जो मंत्री रहे, वहां जो सांसद रहे, वहां जो विधायक हो गए हैं, उनकी ये स्थिति है कि वो कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी पे अटैक हो रहा है, तो एक तो ये कि ऐसे सभी लोगों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अगर आप संकट के समय में अपने कार्यकर्ता के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो राजनीति तो ऐसे ही होती है। ममता बनर्जी जब 2011 में सत्ता में आई थी तो सीपीएम कोई बहुत उनको थाल में सजाकर सत्ता नहीं मिली थी, इसी तरह से उनको इसका सामना करना पड़ा था। और ये बंगाल में जो वामपंथी हिंसा की संस्कृति है वो है। लेकिन मूल बात क्या, दिलीप घोष अगर आज यहां नहीं पहुंचे हैं तो मैं इसे ठीक नहीं मानता हूं।
प्रतीकात्मक विरोध करना था तो वो यहां आते, प्ले कार्ड लेके खड़े होते, कहते कि ममता जी आपको हम बधाई दे रहे हैं, लेकिन ये राज्य में जिस तरह से बंगाल के नागरिकों की हत्या हो रही है, जो हिंसा हो रही है, इसका हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। इस तरह से शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार ये अच्छी परंपरा मैं नहीं मानता हूं। और राजनीति में बहुत सी चीजें होती हैं जो प्रतीक के तौर पर दिखती हैं और जिसको जनता देख रही होती है। जयंतो भट्टाचार्य जी, ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रही हैं। जाहिर सी बात है 3 टर्म बहुत लंबे होते हैं, तीसरा टर्म उनका शुरू होने वाला है, लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं उनसे, लेकिन कौन सी सबसे बड़ी चुनौतियां आप उनके सामने इस वक्त देख रहे हैं? सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए मैं एक नहीं बल्कि 2 मानता हूं। पहली बात यह है कि बहुत समय से उन्होंने अपने पार्टी को छोड़कर ज्यादा वो सरकारी काम में व्यस्त रही है और इसके कारण से जो है पार्टी का हाल जो भी हुआ है वो हमारे सामने है। चाहे वो आम्फान जो साइक्लोन आया था वहां पर, उसके बाद जो रिलीफ के लिए जो पैसे बांटे गए थे या लोगों को मदद करने के लिए भेजा गया था, उसमें काफी जो कट मनी का बहुत बातचीत हुआ था, तो ये चीज सामने आया था। और उस समय मुख्यमंत्री रहते वक्त उन्होंने खुद उन्होंने कहा था कि मैं शर्मिंदा हूं और मैं चाहता हूं कि इसको बंद किया जाए। पहला तो ये है। दूसरा जो इसके साथ ही रिलेटेड है वो है इस तरह के जो काम हो रहे हैं इनके पार्टी के अंदर, जिसके खिलाफ वामपंथियों के खिलाफ ये कहा गया था कि उनके जो कार्डर्स थे, उनके जो नेतागण थे, वो लोगों के बीच न जाकर वो लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और अपने घर में वो भर रहे हैं। और वही चीज ममता बनर्जी के साथ हुआ। ममता बनर्जी को देखा जाता था कि वो लोगों के बीच में काम करती थी, वो रास्ते से उठकर जो है सेक्रेटेरिएट तक पहुंची थी और उनके साथ ये चीज कभी लोगों ने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि उनकी पार्टी ये काम कर सकती है। तो ये दो चीजें जो है, पहला है कि जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसको एक बार फिर से देखना, उसको संभालना, और दूसरा है कि उनके खिलाफ जो इस तरीके के जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं उसको वो कैसे हैंडल करते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। मनीष, जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें क्या महिलाओं को ज्यादा जगह मिलेगी इस बार ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में? देखिए, बिल्कुल मिल सकती जरूर है, क्योंकि ज़्यादा तो वही चेहरे रिपीट होंगे जो पहले थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट कायम रखी है और जो जिस तरीके से एक छवि दिखाने की तमाम नेताओं ने कोशिश की है कि वो ममता बनर्जी के बहुत खासम खास है, वो उन वादों पर खरे उतरे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चेहरों में परिवर्तन जरूर होगा, जैसे कि अभी बात बताई जा रही थी कि अम्फान को लेकर जो एक लोकल लीडरशिप में बहुत ज़्यादा बातें सामने आई हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा आरोप भी लगाए हैं, ये फैक्टर जरूर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसी को लेकर ही डायमंड हार्बर में सबसे पहले ये केस आया था कि जो अम्फान में जो जितना भी नुकसान हुआ है उसमें कालाबाजारी के आरोप लगे थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाकायदा कैग को जांच करने के लिए, ऑडिट करने के लिए कहा भी था। तो ये फैक्टर्स से नुकसान भी बहुत हुआ है ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी के नेताओं की मनीष, आपको इस वक्त रोकेंगे। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए अपने दर्शकों को सुनाते हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर ठीक 10:45 पर शपथ लेंगे और बंगाल की विधानसभा में जो जिम्मेवारी हमको दी गई है विपक्ष की भूमिका की, वह विपक्ष की भूमिका हम सब लोग एक अच्छे बंगाल के कार्यकर्ता के रूप में और भारत के नागरिक के रूप में हम अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। और इस बात के लिए हम शपथ लेंगे कि जो बंगाल में हमें जनादेश मिला उसको स्वीकार करते हुए, सहज स्वीकार करते हुए जो जिम्मेवारी हमें मिली है उसको हम निभाएंगे। एक प्रखर और प्रमुख भूमिका विपक्ष की निभाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो जिसकी लड़ाई बंगाल में हमने लड़ी, राजनीतिक हिंसा, तुष्टीकरण, तानाशाही और जिस तरीके का बॉर्डर स्टेट होने के कारण जो हमारी जिम्मेवारियां हैं जिसको हमको निभाना है, उसको निभाने में हम कतई कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। एक राष्ट्रवादी के नाते बंगाल को मुख्य धारा के साथ पूरी ताकत के साथ विकास की ओर ले चलेंगे, ये हम शपथ लेने वाले हैं। और साथ ही साथ जो ये राजनीतिक हिंसा पिछले 2 दिनों में हुई है,
हम भी शपथ ग्रहण में शामिल होते, लेकिन ध्यान में ये आया कि ममता जी की सरकार जैसे जैसे नतीजे आए हैं वैसे वैसे यहां पर एक तरीके से राजनीतिक हिंसा का तांडव हमको देखने को मिला। मैं गया हूं उन घरों में जहां हमारे कार्यकर्ताओं पर अटैक हुआ है, मैं मिला हूं उन लोगों से, उन परिवारों से जो हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। मैं आज भी जाने वाला हूं। यह लड़ाई एक निर्णायक मोड़ तक लड़ेगी और भारत के संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, भारत रत्न ने जो रखा है संविधान में, उसकी रक्षा करते हुए सबका साथ, सामाजिक समरसता लाते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बंगाल को विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है पिछले 6 सालों में, 7 सालों में, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उस संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे और विकास की एक नई कहानी, एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम निभाएंगे। आज मैं दिलीप घोष जी को हमें शपथ ग्रहण कराएंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, हम सब लोग इस शपथ विधि में शामिल होंगे और जो शपथ के तो ये तस्वीरें आप देखिए, राजभवन की तस्वीरें हैं जहां शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर में, कुछ मिनट कह सकते हैं, मुश्किल से 1 मिनट 30 सेकंड का वक्त बचा है जब ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। सबसे पहले 2011 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, फिर 2016 में तीसरा कार्यकाल होगा मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी का। लेकिन एक दूसरा शपथ ग्रहण भी हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है, जिसमें जेपी नड्डा, दिलीप घोष शामिल हैं। जेपी नड्डा का कहना है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो खड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें राजभवन से हैं। ये तस्वीरें देखिए शपथ ग्रहण समारोह ममता बनर्जी का। Please be seated. With your permission, sir, I may now read the order of appointment of the Honorable Chief Minister, Governor of West Bengal, 5th May 2021. In exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, Jagdeep Dhankar, Governor of West Bengal, hereby appoint Honorable Mamata Banerjee as Chief Minister of the State of West Bengal. Jagdeep Dhankar. May I now request Honorable Mamata Banerjee to take oath before the Honorable Governor. আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদাতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না
বা প্রকাশ করিব না। Now I can go to तो ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये देखिए तस्वीर राजभवन की, जहां वो इस वक्त रजिस्टर में साइन कर रही हैं। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी हैं वो। हालांकि वो नंदीग्राम से अपना चुनाव हार गई, लेकिन तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी और कह सकते हैं कि वो इस वक्त देश की सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं। भारी जीत हासिल की, 2092 में से 2013 सीटें मिली हैं टीएमसी को और मजबूत वापसी की है ममता बनर्जी ने एक बार फिर से। जिन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी, वो सबसे युवा सांसद भी चुनी गई थी। उसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का गठन किया, जिसने नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन से अपनी पार्टी को खड़ा किया और आज यहां तक पहुंची है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है पश्चिम बंगाल की। महिला कांग्रेस की महासचिव रही 1976 में, 1984 में लोकसभा चुनाव जीता और वो युवा सांसद थी सबसे कांग्रेस से। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।